गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया, मेन सिंगल टाइटल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका तो विक्टर एक्सेलसेन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 की, जिसे आप योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन के नाम से भी जानते हैं। अभी ये कहाँ पे हुआ, ये नई दिल्ली में जो केडी जादव इंडोर स्टेडियम है वहां पे इसका आयोजन हुआ 14 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक, और इस बार ये इसका 22वां संस्करण था। बात करें इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, विक्टर एक्सेलसेन ने। ये डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं। वहीं वुमेन सिंगल महिला एकल का खिताब किसने जीता, आन सी यंग ने जीता है। ये साउथ कोरिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो इस प्रश्न से तो इतना आपको याद रखना है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर होगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। तो असम मेघालय केडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जिनको अभी सीआरपीएफ का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। वे अभी तक असम के डीजीपी थे, अब सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। वैसे अभी तक सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन थे, अनीश दयाल सिंह थे, पर वो 31 दिसंबर 2024 को रिटायर्ड हो गए। फिर वैसे उनके बाद वितुल कुमार को सीआरपीएफ का महानिदेशक बना दिया गया था, कार्यवाहक महानिदेशक एक्टिंग डायरेक्टर जनरल बना दिया गया था। हमने पढ़ा भी था उनके बारे में, लेकिन वो केवल कार्यवाहक थे। कार्यवाहक मतलब होता है कि जब तक यहाँ पे कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता तब तक आपको काम संभालना है। ठीक है, तो आप परमानेंट वाले का नाम याद रखेंगे, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इनका नाम है। तो सीआरपीएफ की बात करें, ये आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और उग्रवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना वैसे 1939 में हुई थी, लेकिन उस वक्त क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना होती है। फिर 1949 में इसका नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। इसका मोटो होता है सर्विस एंड लॉयल्टी। डायरेक्टर जनरल का नाम याद रखेंगे, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किसने अपनी नई बुक जिसका नाम है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसको लॉन्च किया है। तो सही उत्तर होगा पंकज मिश्रा ने। तो बुक का नाम है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, जिसके लेखक है पंकज मिश्रा। तो इस बुक में इन्होंने गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध के बारे में बताया, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है, नाम से ही समझ में आ रहा है। और वैसे तो अभी आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लग चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखो, ये प्रश्न बन सकता है कि इन दोनों के बीच में जो शांति समझौता हुआ कहां पर हुआ। तो याद रखेंगे आप, कतर के दोहा में। और एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना कि जब ये युद्ध हुआ था ना, युद्ध छिड़ा था इनके बीच में, तो इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या है, इसका उत्तर आप लोग देंगे। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया है। इसकी मेजबानी किसने की। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। तो अभ्यास का नाम है ला पेरोस। ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, मतलब बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। ये एक द्विपक्षीय अभ्यास है, बाईएनियल है, मतलब हर 2 साल में एक बार होता है। अभी 16 जनवरी को शुरू हुआ, 24 जनवरी तक ये चलेगा। इस बार इसका ये 4था संस्करण है और इसमें 9 इंडो पैसिफिक देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से बात करें, इसमें आईएनएस मुंबई जहाज ने हिस्सा लिया। अच्छा, वो 9 देश कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके और यूएसए। और बात करें ये हुआ कहाँ पे, तो ये मलक्का, सुंडा और लोम्बेक जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट में इसका आयोजन किया गया। और ये तीनों स्ट्रेट्स, ये तीनों जलडमरू मध्य हिंद महासागर में प्रवेश और निकासी के मार्ग हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज से जो जो प्रश्न बन सकते थे पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको सारी चीजें बता दी। एक बार थोड़ा सा इनको देख लेते हैं, ये स्टैटिक बन सकता है। जैसे कि मलक्का जलडमरू मध्य, जलडमरू मध्य होता है स्ट्रेट, आप अंग्रेजी में बोलोगे। तो मलक्का स्ट्रेट ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और कहाँ मिलेगा ये आपको, ये मलेशिया के मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में आपको मिलेगा। वहीं सुंडा स्ट्रेट की बात करें, ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ये इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में आपको मिलेगा। वहीं लोम्बेक स्ट्रेट की बात करें, बाली सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ये इंडोनेशिया के बाली और लोम्बेक द्वीपों के बीच में आपको ये स्ट्रेट मिलेगा। तो ये भी ध्यान में रखना। और आप कह सकते हो इस साल की ये दूसरी एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था
अभी डेविल स्ट्राइक के बारे में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिल करके इसका आयोजन किया, डेविल स्ट्राइक का। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया। इंग्लिश में बोलोगे तो ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ये पटना में हुआ। 85वां नंबर का ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन था जिसका आयोजन पटना बिहार में हुआ। अभी 20 जनवरी को ही इसका आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन किया हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। तो इसमें सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारी और उपाध्यक्षों ने इसमें हिस्सा लिया। और थीम क्या थी, संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान। फिर अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछ रहे हैं अभी कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला, तो सही उत्तर होगा निकोबार। तो निकोबार जिले, अंडमान निकोबार में जो निकोबार है, तो निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को अभी जीआई टैग दिया गया है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 118वें एपिसोड में इसकी चर्चा भी की है, इसलिए ये प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने अपने मन की बात सेशन में कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्जिन कोकोनट ऑयल के उत्पादन में शामिल महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि स्वयं सहायता समूह है उसमें शामिल किया जा रहा है और उन्हें ब्रांडिंग और मार्केटिंग में स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त यानी कि मजबूत बनाया जा सके। बाकी वर्जिन नारियल तेल की बात करें तो ये पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके नारियल से बनाया जाता है, ये नारियल का तेल, और ये बिना रिफाइंड, बिना ब्लीच किया हुआ तेल होता है, इसमें कोई भी केमिकल वगैरह नहीं मिलाते हैं। तो वर्जिन नारियल का तेल जीआई टैग मिल गया, ध्यान में रखना। जीआई टैग मिल गया इसलिए न्यूज में है, मोदी जी ने इसकी चर्चा की इसलिए डबल से न्यूज में है, ये तो इंपॉर्टेंट होता है ये। अच्छा, जीआई टैग की बात करें तो पहले तो यूं बताओ, अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है, अरे पहले जीआई टैग की बात करते हैं। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये अधिनियम है 1999 का जो लागू हुआ 2003 में, पहली बार दिया गया था 2004-05 में, किसे, दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। ये जरूर याद रखना, ये एग्जाम में एक बार प्रश्न आ चुका है कि भारत से पहला जीआई टैग किसे मिला था। और किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो कितने साल के लिए वैलिड रहता है, तो याद रखेंगे 10 सालों के लिए, उसके बाद फिर से आपको अप्लाई करना होता है। अब ये प्रश्न करने फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही उत्तर होगा उर्वशी सिन्हा को। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर है उर्वशी सिन्हा, जिनको क्वांटम संचार, कंप्यूटिंग और प्रकाशिकी में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए अभी गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। कौन देता है ये पुरस्कार? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अभी कहाँ पे दिया गया? कैम्ब्रिज, यूके में दिया गया। ये जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी ये प्रोफेसर है उर्वशी सिन्हा, ये इंस्टीट्यूट आपको भारत में मिलेगा बेंगलुरु में। तो एक तो ये याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में डेनिस लो का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो आंसर होगा फुटबॉलर थे वो। स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे डेनिस लो, जिनका अभी 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने 1964 में बैलन डी'ओर पुरस्कार भी जीता था और ये अवार्ड जीतने वाले वो दूसरे ब्रिटिश खिलाड़ी बने थे। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, कौन बन गए? तो सही उत्तर हो जाएगा जेडी वेंस। तो डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और इस बार इन्होंने जो शपथ ली है ना, वो खराब मौसम में, बहुत नेगेटिव में चल रहा है वहां पे तापमान, और उस कारण से जो शपथ समारोह हुआ है वो 40 सालों में पहली बार खुले में न होकर के किसी बंद स्थान पे अंदर कमरे में इसका आयोजन हुआ। और भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने यहाँ पे हिस्सा लिया। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार यहाँ के प्रेसिडेंट बन रहे हैं, आप सब जानते हो, पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह का प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो अभी मध्य प्रदेश के सीहोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन सेंट्रल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने किया। और इसको बनाने में जो लागत आई है वो है 127 करोड़ रुपए। और उद्देश्य क्या है स्थापित करने का? मानसिक रोगियों के पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाओं का विकास करना और दिव्यांगजनों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास और संवर्धन करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
बाकी ये थी आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। बाकी जो काम की बात थी मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। वीकली के करंट अफेयर्स अभी तक हम बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, तो वीकली आपके रिवीजन के लिए बेस्ट हैं। जो डेली करंट अफेयर्स देखते हैं तो क्विक रिवीजन हो जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। जो रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए पीवाईक्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, वो भी बता दिया मैंने, सब कुछ बता दिया। अब आपकी बारी है, सेशन को सपोर्ट कीजिएगा शेयर करके, लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, कंटेंट आप मेरे पे छोड़ दो, सपोर्ट करना मैं आप पे छोड़ता हूँ। बाकी देना ना देना ऊपर वाले पे छोड़ते हैं, लेकिन प्रयास तो हमें ही करने पड़ेंगे। फल देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में, प्रयास हमें करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी चलो कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, खो खो विश्व कप 2025 में खिताब किसने जीता? भारत ने जीता, महिला और पुरुष दोनों में, नेपाल को हराया था। फिर पूछा, इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर वे निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की? आंध्र प्रदेश। फिर पूछा, तमिलनाडु के कुडनकुलम पावर प्लांट के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया? रशिया। और ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई? मकरान। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ, इसकी स्थापना होती है 2014 में। लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ भी लॉन्च किया? चेन्नई। और भारतीय सेना और वायुसेना ने अभी एक अभ्यास शुरू किया, नाम डेविल स्ट्राइक है। आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ पर शुरू हुआ? मलेशिया। और केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगा दिया? गिद्ध। और आखिरी प्रश्न पूछा, अफ्रीकी नेताओं के द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? जलवायु अनुकूल कृषि से। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, आपदा जोखिम के SBI इंश्योरेंस से समझौता करने वाला पहला देश नहीं होना चाहिए, पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।